Hello everyone, I am Navneet. Welcome you all in Gills Mentor e-learning platform. ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। तो ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ एग्जाम ਦੇ लिए लाइक पटवारी PPSC PSSB और बाकी के जो एग्जाम्स होंगे लाइक SSC NTPC UPSC एंड स्टेट PCS लेवल के जो एग्जाम्स होंगे सारे ही एग्जाम्स के लिए की है टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन स्टार्ट करने तो पहला जिन्होंने इस चैनल में सबसक्राइब नहीं किया है वो की फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल में सबसक्राइब करेंगे एंड आफ्टर दैट बैल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि तुहानू की है रेगूलर अपडेट्स मिलदियां रहन। तो स्टार्ट करते हैं अपना अज का टॉपिक। अज का अपना मेन टॉपिक है कि इंडिया दी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ ने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो बॉडीज़ ने जिन्हों का मैंशन किया इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किया होया मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया सीगा उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के टाइम ते जिहड़ी ऑर्गेनाइजेशन या बॉडीज़ का नाम की है कॉन्स्टिट्यूशन दे विच मैंशन है उन्होंने की है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कहते हैं। इंडिया दे विच मेनली दो टाइप दियाँ बॉडीज़ ने एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है और एक की है स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी जो बॉडी होंदी है जो दूसरी टाइप की बॉडी है इन्हां दा जो मैंशन है कॉन्स्टिट्यूशन दे विच इन्हां दा मैंशन नहीं है इन्हां नूं की है पार्लीमेंट ने एक्ट पास आउट करके इन्हां दी की है फॉर्मेशन की है। तो जिन्हां दी पार्लीमेंट के एक्ट के थ्रू फॉर्मेशन हुई है जिहड़ी ऑर्गेनाइजेशन या बॉडीज़ की उन्होंने की है स्टैट्यूटरी बॉडीज़ कहते मतलब पार्लीमेंट के एक्ट के थ्रू फॉर्मेशन हुई है। और जिहड़ी बॉडीज़ या फिर ऑर्गेनाइजेशनस की है कॉन्स्टिट्यूशन के विच मैंशन है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने टाइम पर बनाया गया है उन्होंने की है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कहते। अज आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ नूं डिस्कस करांगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन दे विच जिन्हां दा मैंशन है जिन्हां दा नाल की है आर्टिकल्स रिलेटेड है उन्होंने डिस्कस करांगे। नैक्सट लैक्चर दे विच आपां जो पार्लीमेंट एक्ट के थ्रू जो बॉडीज़ की फॉर्मेशन हुई है उन्होंने की है डिस्कस करांगे। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन दे विच की है टोटल 10 इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडीज़ का की है मैंशन किया गया है मतलब इंडिया के विच 10 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है। एक तो ये नंबर में एज इट इज़ याद कर लेना डायरैक्टली क्वेश्चन आ जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कितनी ने इंडिया के विच तो 10 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ ने किहड़ियां है इलैक्शन कमीशन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन फाइनैंस कमीशन नैशनल कमीशन फॉर SCs नैशनल कमीशन फॉर STs स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। तो ये 10 की है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिहदे विच दो अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल की है आप ऑलरेडी अपने प्रीवियस लैक्चर्स के विच आपां जो यूनियन एक्सीक्यूटिव का टॉपिक डिस्कस किया उदों आपां की है अटॉर्नी जनरल डिस्कस किया जो आप स्टेट एक्सीक्यूटिव का टॉपिक कवर किया उदों आपां एडवोकेट जनरल का टॉपिक भी कवर किया। तो अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल तो ऑलरेडी कवर्ड हो चुके हैं। अज के लैक्चर के विच आपां 10 दे विचों की है 8 जो रिमेनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ ने उन्होंने डिटेल दे विच डिस्कस करांगे। क्वेश्चन एग्जाम दे विच जो आंदा है वो एक तो स्टेटमेंट वाइज ही आ जाता है कि इन्हां विचों किहड़ी स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है इन्हां कॉन्स्टिट्यूशन की बॉडीज़ के नाल रिलेटेड या फिर तुहानूं की है कोई MCQs दे विच डायरैक्टली जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका नाम ही दे दिता जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो एक तो ये 10 नंबर है इन्ना भी याद रख लो और ये 10 ऑर्गेनाइजेशंस के जो नाम है जो अज आप फर्दर अगे डिस्कस करांगे इन्हां दे नाम नूं भी एज इट इज़ याद कर लियो डायरैक्टली MCQ क्वेश्चन आ सकता है। प्लस इन्हां दी की है कंपोजिशन कितनी है इन्हां दा टेन्योर कितना है अपॉइंटमेंट कौन करता है पावर्स की है रोल की है इन्हां दा काम की है। तो जो पावर ऑफ फंक्शन के रिलेटेड क्वेश्चन है वो थोड़ा स्टेटमेंट के आ सकता है और अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन एज ये डायरैक्टली MCQ क्वेश्चन बन सकता है। और डायरैक्टली ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ द नंबर्स कितने हैं या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इन्हां विचों किहड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और किहड़ी की है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो इदां दा क्वेश्चन भी की है डायरैक्टली फॉर्मड हो सकता है। तो 10 विच आप ऑलरेडी 2 डिस्कस कर चुके हैं अज 8 डिस्कस करांगे। तो फर्स्ट आप स्टार्ट करते हैं इलैक्शन कमीशन तो फर्स्ट जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आ जाती है वो की है इलैक्शन कमीशन। इलैक्शन कमीशन तुसीं बहुत बार सुनिया ही होएगा। तो इंडिया दे विच
ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 324 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਜੋ ਹੈ 324 ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 324 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਪਾਵਰਸ ਔਰ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਓਰੀਜਨਲੀ ਜੋ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। ਲੇਕਿਨ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਪਲੱਸ ਕੀ ਹੈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਏਜ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਏਜ ਕੀ ਹੈ 21 ਈਅਰਸ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਏਜ ਵੀ 18 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਜੋ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਈਜ਼ ਔਰ ਨੰਬਰ ਵੋਟਰਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਵਰਕਲੋਡ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਔਰ ਪਲੱਸ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਔਰ 2 ਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ 3 ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਔਰ 2 ਕੀ ਹੈ ਅਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੀ ਜੋ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਟਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟੈਨੂਅਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ 65 ਈਅਰਸ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ 65 ਈਅਰਸ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਨੂਅਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਿਮੂਵਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਥਰੂ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਰਿਮੂਵਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੇਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਮੂਵਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਏਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈ 65 ਈਅਰਸ ਦੀ ਏਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਕਸੀਮਮ ਏਜ ਤੱਕ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਨੂਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ 2 ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਔਰ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਪਲੱਸ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਪਲੱਸ ਜੋ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹੀ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਕੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੀ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਸ ਐਂਡ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤਸ ਔਰ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਏਜ 62 ਈਅਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਟਰਮ ਕੀ ਹੈ 6 ਈਅਰਸ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਅਗਰ ਉਹ 62 ਈਅਰਸ ਦੀ ਏਜ ਅਟੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੈ।
अगर उन्होंने अपने ऑफिस के 6 साल हो जाए तो भी वो की है रिटायर है। तो स्टेट के लिए की है 62 ईयर्स मैक्सिमम और 6 साल का की है टर्म है। और सेंटर के लिए 65 ईयर्स एज है। और अगर आप टर्म की गल करिए तो 6 साल की है सेम है। तो ये बहुत कॉमन जिहा है कि सेंटर के नाल दे जिन्नी भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, जिद्दां आपां सुप्रीम कोर्ट के ही जज की गल की सी, तो सुप्रीम कोर्ट के जज की एज 65 है। और जो स्टेट के जो हाई कोर्ट होंगे उन्होंने जज की एज की है 62 है। तो स्टेट की ऑलमोस्ट जिन्नी भी ऑर्गेनाइजेशन है या बॉडी है उन्होंने ऑलमोस्ट की है 62 ही मैक्सीमम एज रही है। और जिन्नियां भी यूनियन की बॉडीज़ है या सेंटर दी जिन्नियां भी कमीशन या ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने की है मैक्सीमम एज 65 ही रही है। तो ये बहुत कॉमन जहा पॉइंट है, बस की है दिमाग से नोट डाउन कर लियो कि जिथे सेंटर की गल आए उत्थे मैक्सीमम एज 65 है और जिथे स्टेट की गल आए उत्थे की है 62 हो जाती है। टर्म ऑलमोस्ट सेम ही रहिंदा दोनों का की है 6 साल का। स्टेट की जो इलैक्शन कमीशन है वो की है पंचायत और म्यूनसिपालिटी के इलैक्शंस कंडक्ट कराती है। स्टेट लैजिस्लेचर के इलैक्शन स्टेट इलैक्शन कमीशन नहीं कंडक्ट कराती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के है इदा की स्टेटमेंट ही कन्फ्यूज़ करती है। जो स्टेट लैजिस्लेचर के इलैक्शन है वो सेंटर की जो इलैक्शन कमीशन है वो कंडक्ट कराती है। स्टेट के इलैक्शन कमीशन सिर्फ 2 ही पंचायत और म्यूनसिपालिटी के इलैक्शंस नूं की है कंडक्ट कराती है। अगर आप हुण इहदे पावर्स या फंक्शनस की गल करिए तो इन्हों का काम है कि है इलैक्शंस को कंडक्ट कराना, प्लस जिन्नी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी उन्होंने रजिस्ट्रेशन करना, उन्होंने की है सिंबल इशू करना, जिदा पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी अपना सिंबल होंगे। किसी का की है लोटस का सिंबल है, किसी का हाथ का है, किसी का एलीफेंट पार्टी का सिंबल है। तो वो सिंबल भी यही जो इलैक्शन कमीशन है इशू करती है, रजिस्ट्रेशन भी पार्टीज़ का यही करती है। और अगर कोई डिस्प्यूट होंगे, डिस्प्यूट किहदे विच होंदा है, पार्लीमेंट या फिर स्टेट लैजिस्लेचर के इलैक्शंस के विच, तो वो भी की है इलैक्शन कमीशन ही डिस्प्यूट नूं सैटल करती है। बिकॉज प्रेजिडेंट और वाइस प्रेजिडेंट के इलैक्शन के डिस्प्यूट नूं की है सुप्रीम कोर्ट सैटल करती है। आप ऑलरेडी जो आप प्रेजिडेंट और वाइस प्रेजिडेंट डिस्कस किया उदों ऑलरेडी की है डिस्कस कर चुके हैं। प्लस इन्हों का की काम होंगे कि जो एलिजिबल वोटर्स होंगे उन्होंने लिस्ट बनाना, मतलब वोटर आई.डी. कार्ड्स जो इशू करना, इलैक्शंस की डेट फिक्स करनी कि शेड्यूल की होएगा उहदा इलैक्शन का, जिन्नी भी मशीनरी यूज़ होंदी इलैक्शंस दे विच वो सारे अरेंज करना इन्हां दा काम होंदा। इलैक्शन दे नाल जिन्ना भी रिलेटेड काम है सारा इन्हां दा ही काम होंदा। प्लस एक ही है इलैक्शंस नूं कैंसल भी कर सकते हैं। अगर मान लो कोई इलैक्शन की डेट फिक्स कर दी जाए तो उस तो बाद की है इलैक्शन में कैंसल भी कर सकते हैं। अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है या कोई होर प्रॉब्लम आ जाती है तो ये की है इलैक्शंस नूं कैंसल भी कर सकते हैं, प्लस डेट भी यही की है फिक्स कर दें। इलैक्शंस नाल रिलेटेड जिन्ना भी काम है वो की है इलैक्शन कमीशन का होंदा, जिहदे चीफ होंदे चीफ इलैक्शन कमिश्नर। 2 होंदियां इलैक्शन कमीशन भी, एक सेंटर दी एक स्टेट दी। सेंटर का जो चीफ इलैक्शन कमिश्नर होंदा उहदे 65 ईयर्स एज है और 6 साल का टेन्योर है। और स्टेट दी जो इलैक्शन कमीशन है उहदे चीफ इलैक्शन कमिश्नर दी 62 ईयर्स एज मैक्सीमम है, 6 साल का टर्म है। जो सेंटर दी इलैक्शन कमीशन है वो डील करती है पार्लीमेंट, प्रेजिडेंट, वाइस प्रेजिडेंट और स्टेट लैजिस्लेचर के इलैक्शंस के नाल। जो स्टेट के इलैक्शन कमीशन है वो डील करती है पंचायत म्यूनसिपालिटी के इलैक्शंस के नाल। अपॉइंटमेंट प्रेजिडेंट कर दे। बस इन्ना ही की है दे विच इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन की है मोस्टली इत्थों ही फॉर्मड हो जाते हैं एग्जाम के विच। बाकी दे विच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इलैक्शन कमीशन के विच। हुण आपां मूव करते अपनी नैक्सट कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी है उहदे वल। नैक्सट अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिन्हों की है UPSC भी कहते हैं, सुनिया होगा बहुत, जो एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, रिक्रूटिंग एजेंसी है एक UPSC। तो हुण आपां UPSC नूं डिस्कस करते हैं। तो UPSC दे नाल जो कॉन्स्टिट्यूशन दे विच आर्टिकल्स मैंशन है, बिकॉज की है आपां अज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की ही गल कर रहे हैं, तो इन्हां दे नाल जो डील करते आर्टिकल्स ने वो सारे दे सारे की है कॉन्स्टिट्यूशन दे विच मैंशनड है। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाल जो आर्टिकल डील करते हैं वो की है 315 तो लैके 323 तक है। 315 तो 323 तक के जो आर्टिकल्स है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नाल भी डील करते हैं, प्लस स्टेट की जो पब्लिक सर्विस कमीशन होंगी है उहदे नाल भी की है डील करते हैं। तो जो 315 तो लैके 323 आर्टिकल्स का नंबर एज इट इज़ याद कर लेना। कंपोजिशन की होंगी है ये की है 9 to 11 की है मैंबरस होंगे ये। और इन्हों का एक चेयरमैन होंगे, जो हैड होंगे वो चेयरमैन होंगे, बाकी दे की है अदर UPSC के मैंबरस होंगे। टर्म कितना होंदा है, यूनियन मतलब सेंटर की गल हो रही है तो सेंटर का जो टर्म है मैक्सीमम एज है 65 ईयर्स और टर्म की है 6 साल का। दोनों विचों या तो 65 ईयर्स अटेन कर ले तो भी वो रिटायर्ड है, और की है उन्होंने अपने ऑफिस के 6 साल हो जाए, टेन्योर वह 6 साल हो जाए तो भी वो की है रिटायर्ड है। और इहदा भी रिमूवल की है सेम जिदा सुप्रीम कोर्ट का जज का रिमूवल होंदा उदा हो सकता है।
और अगर आप फर्दर अपॉइंटमेंट की गल करिए तो अपॉइंटमेंट के एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा ध्यान ਨਾਲ समझना ਤੁਹਾਨੂੰ की है स्टेटमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रू एंड फॉल्स या फिर करैक्ट स्टेटमेंट चूज करो इदां ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन आ सकता है। तो ये अपॉइंटमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ भी ना जो UPSC के मैंबर्स होंगे इन्हां ਵਿੱਚ कुछ कंडीशनस है। फॉर एग्जाम्पल है कोई भी परसन है वो रीअपॉइंटमेंट लिए की है अपने तो हाई पोस्ट की ही रीअपॉइंटमेंट लिए एलिजिबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर तो कोई अदर मैंबर है मतलब चेयरमैन को छड्ड के अगर अदर मैंबर है कि वो रिटायर्ड हो गया है तो उस बाद वो रीअपॉइंट करना चाहे अपने आप अगर वो 65 ईयर्स की एज नहीं हुई है तो रीअपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन किहड़ी पोजीशन के लिए सिर्फ चेयरमैन के लिए मतलब अपनी तो उपर वाली पोस्ट के लिए वो की है रीअपॉइंट मतलब दोबारा फर्दर अपनी अपॉइंटमेंट लेके है एलिजिबल होंगे। कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई UPSC का मैंबर है तो वह चेयरमैन के लिए एलिजिबल होंगे अपॉइंटमेंट के लिए चाहे उन्होंने की है 6 साल का टर्म हो गया अपना ऑफिस दे विच। अगर कोई स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन का मैंबर है या चेयरमैन है वह भी की है UPSC का मैंबर बनने एलिजिबल होंगे दोबारा फर्दर अपॉइंटमेंट लिए या फिर वो की है चेयरमैन UPSC का चेयरमैन बनने की है फर्दर अपॉइंटमेंट लिखी है एलिजिबल होंगे। लेकिन उत्थे आप अगर UPSC के चेयरमैन की गल करिए तो वह फर्दर अपॉइंटमेंट लिए एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि UPSC के चेयरमैन तो हाईएस्ट पोस्ट कोई नहीं होंगी। मतलब कोई भी अगर अपने आप 6 साल का टर्म पूरा हो गया और वह 65 ईयर्स उन्हें मैक्सिमम एज अटेन नहीं की है तो उन्होंने वो फर्दर अपॉइंटमेंट की जा सकती है वो भी कदों अपनी तो हायर पोस्ट के अपॉइंटमेंट की जा सकती है। मतलब एक मैंबर को चेयरमैन बनाया जा सकता है एक स्टेट के भी मैंबर को की है UPSC के अपॉइंट किया जा सकता है। तो इदा कि अपने हाईएस्ट अपने तो उपर वाली पोस्ट के उन्होंने फर्दर अपॉइंटमेंट हो सकती है। लेकिन चेयरमैन तो उपर की है कोई भी पोस्ट नहीं होंगी। तो अगर मान लो कोई चेयरमैन रिटायर होंगे तो फर्दर अपॉइंटमेंट लिए की है एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि अपने तो उपर वाली पोस्ट के अंदर ही फर्दर अपॉइंट हो सकता है। और चेयरमैन तो हाईएस्ट पोस्ट कोई भी नहीं हैगी तो चेयरमैन एलिजिबल नहीं होंगे फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए। जो बाकी के मैंबर्स होंगे वो की है चेयरमैन की पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे अपॉइंटमेंट के लिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि UPSC चेयरमैन इज़ नॉट एलिजिबल फॉर सेकेंड टर्म। अदर मैंबर्स आर एलिजिबल ओनली फॉर एन अपॉइंटमेंट विद इन SPSC एंड UPSC। मतलब बाकी के जब मैंबर्स होंगे फॉर एग्जाम्पल UPSC का कोई मैंबर है तो वो की है चेयरमैन बनने लिए दोबारा एलिजिबल होंगे। जो SPSC का मैंबर है वो UPSC के जाने लिए दोबारा एलिजिबल होंगे। मतलब अपने तो हाईयर पोस्ट के दोबारा फर्दर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं ना तो अपने तो लोअर जा सकते हैं। अगर उस उन्होंने अपॉइंट जिस पोजीशन पर उन्होंने अपॉइंटमेंट हुई सी उस तो कोई फर्दर अगे हायर पोस्ट नहीं है तो वो तो अगे की है उन्होंने अपॉइंटमेंट भी नहीं हो सकती फर्दर जिदा कि चेयरमैन होंगे। चेयरमैन तो फर्दर हायर पोस्ट कोई भी नहीं है तो उस तो अगे की है वो एलिजिबल भी नहीं होंगे फर्दर अपॉइंटमेंट लिए। लेकिन जो मैंबर है वो चेयरमैन एलिजिबल होंगे जो स्टेट के मैंबर है वो UPSC लिए एलिजिबल होंगे। तो इन्होंने कुछ ना रिस्ट्रिक्शनस है फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए। अगर आप पावर की गल करिए तो UPSC की है जिदा जॉब्स के ग्रुप होंगे ग्रुप ए ग्रुप B ग्रुप C ग्रुप D जो जॉब्स के ग्रुप होंगे उन्होंने ग्रुप A और B की जो जॉब्स होंगी है वो की है UPSC एक रिक्रूटिंग एजेंसी है। फॉर एग्जाम्पल जिदा IAS होंगे IPS होंगे इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है और फॉरन दियाँ जो सर्विसेज है और जो IRS होंगे है राइट। और जो इदा की जो पोस्ट होंगी है CDS के जो एग्जाम्स होंगे वो सारे एग्जाम्स की है UPSC ही कंडक्ट कराती है। UPSC एक रिक्रूटिंग बॉडी है। UPSC ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करती जिदा एग्जाम के पास होने तो बाद ट्रेनिंग का भी एक टर्म होंगे तो ट्रेनिंग UPSC प्रोवाइड नहीं करती वह अलग डिपार्टमेंट है। UPSC सिर्फ की है रिक्रूटिंग एजेंसी है सिर्फ एक ही है एग्जाम कंडक्ट कराती है रिक्रूट करती है पर्सन A और ग्रुप A और B की जॉब्स के अंदर। पर ट्रेनिंग और सैलरीज की है UPSC डिसाइड नहीं करती है वह अलग एक डिपार्टमेंट है। तो अगर आप कि अपॉइंटमेंट इन्हों की कौन करते तो प्रेजिडेंट की है UPSC के जो चेयरमैन है या फिर जो मैंबर है उन्होंने की है प्रेजिडेंट अपॉइंट करते हैं। प्रेजिडेंट ने ही की है ये रिज़ाइन कर सकते हैं और प्रेजिडेंट इन्हों रिमूव कर सकता है। रिमूवल भी उस प्रोसैस के थ्रू होंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन के मैंशन है। अपनी मर्जी के नाल भी प्रेजिडेंट की है इन्हों रिमूव नहीं कर सकते। तो ये आप गल की UPSC के बारे UPSC जिहदे विच की है एक चेयरमैन होंगे और बाकी अदर मैंबर्स होंगे। अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेजिडेंट के द्वारा रिज़ाइन भी किनू कर सकते हैं प्रेजिडेंट नू और रिमूवल भी जो प्रोसैस कॉन्स्टिट्यूशन के विच मैंशन है जो ग्राउंड्स कॉन्स्टिट्यूशन के विच मैंशन है वो अकॉर्डिंग कि इन्हों का रिमूवल हो सकता है बाय प्रेजिडेंट। एज की गल करिए मैक्सिमम एज है 65 और टेन्योर है 6 ईयर्स का। मतलब ज़्यादा 65 मैक्सिमम एज हो जाए या फिर इन्होंने की है 6 साल हो जाए ऑफिस फिर एक है रिटायर्ड हो जाते हैं।
और एक रिक्रूटिंग एजेंसी है। बाकी ये ट्रेनिंग और सैलरीज का ये डिसाइड नहीं करती, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट है। और एलिजिबिलिटी की गल करिए तो यूपीएससी का चेयरमैन फर्दर अपॉइंटमेंट लिए एलिजिबल नहीं होंगे, बट मैंबरस जो होंगे यूपीएससी के या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मैंबरस है वो फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होंगे, बट चेयरमैन एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये आप गल की यूपीएससी की, जो मैं बोल रही हूँ तो इंपॉर्टेंट इनू एज इट इज़ याद कर लेना। डायरैक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि यूपीएससी के चेयरमैन की मैक्सीमम एज कितनी, मतलब कि जो मैक्सीमम एज कितनी प्रिस्क्राइब की गई है कि जिस तो बाद कि वो रिटायर्ड हो जाता है। तो मैक्सीमम एज जो प्रिस्क्राइब की गई है वो 65 ईयर्स है। टेन्यूअर कितना होंगे 6 साल का इन्हों का। यूपीएससी का चेयरमैन की फर्दर अपॉइंटमेंट लिए एलिजिबल होंगे, तो चेयरमैन फर्दर अपॉइंटमेंट लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यूपीएससी का मैंबर की फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होंगे, तो यस मैंबर जो होंगे यूपीएससी का वो एलिजिबल होंगे, लेकिन चेयरमैन यूपीएससी का फर्दर अपॉइंटमेंट लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यूपीएससी के चेयरमैन अपॉइंट कौन करता, तो अपॉइंट इनू करता प्रेजिडेंट। ये अपना रेजिगनेशन किनू लेंदे देंदे सॉरी, तो रेजिगनेशन अपना सबमिट करते प्रेजिडेंट नू। रिमूवल भी इन्हों का हो सकता है, जो प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन के मैंशन है उस अकॉर्डिंग। प्लस जो यूपीएससी है वो की है हर टाइम ड्यूरेशन के बाद की है अपनी एक रिपोर्ट है जो सबमिट कर दी है प्रेजिडेंट नू। यूपीएससी जो है वो रिपोर्ट सबमिट कर दी है प्रेजिडेंट नू। इंपॉर्टेंट नहीं है पर वैसे मे भी स्टेटमेंट के थोड़ा क्वेश्चन आ जाए तो इन्हें सुन लो बस। रिपोर्ट जो यूपीएससी वो रिपोर्ट सबमिट करती प्रेजिडेंट और प्रेजिडेंट फर्दर की है वो रिपोर्ट प्लेस कर दे पार्लीमेंट के सामने। यूपीएससी रिपोर्ट सबमिट करती प्रेजिडेंट वही रिपोर्ट नू की है पार्लीमेंट के सामने की है प्लेस कर दे। तो ये आप गल कीता यूपीएससी के बारे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे, जिसका काम की है रिक्रूटिंग एजेंसी है एक ग्रुप ए और बी के जॉब्स के लिए, जिदा होंगे आईएएस आईपीएस आईएफएस आईआरएस सीडीएस के जो एग्जाम्स होंगे उन्होंने एग्जाम्स की एक ही है रिक्रूटिंग एजेंसी है। ट्रेनिंग और सैलरीज और पे स्केल डिसाइड करना इन्हों का काम नहीं है, ये सिर्फ की है एक रिक्रूटिंग एजेंसी है, बाकी इसका कोई होर काम नहीं है। हुण अगर आप गल करिए नैक्सट अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी की, तो नैक्सट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इतनी मिस्टेक है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टेट दी पब्लिक सर्विस कमीशन होंगे, हर स्टेट की की है डिफरेंट पब्लिक कमीशन होंगी है। जी स्टेट की कोई पब्लिक सर्विस कमीशन वो स्टेट की जगह की है नाम आ जाता है, जिदा पंजाब की है तो वो हो जाएगी की है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पीपीएससी। तो स्टेट की जगह तो वह की है नाम आ जाएगा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो हर एक स्टेट की भी की है रिक्रूटिंग एजेंसीज होंगी है, जो स्टेट के जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होंगे उन्होंने की है रिक्रूटमेंट के जो एग्जाम्स होंगे उन्होंने की है डील करती है। तो आर्टिकल सेम है, जिन्नी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के आर्टिकल है वो सेम है 315 तो लैके 323 तक यूपीएससी और स्टेट पीएससीज के जो आर्टिकल्स ने वो सेम है। अगर आप इन्हों की एज की गल करिए तो मैक्सीमम एज इन्हों की है 62 है। सेम स्टेट की जो भी बॉडी है वो मैक्सीमम एज 62 है। यूनियन की सेंटर की कोई बॉडी वो 65 है और टर्म की है 6 साल सेम रहेगा। अगर इन्हों की आप अपॉइंटमेंट की गल करिए तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के भी एक चेयरमैन होंगे, बाकी दे की है अदर मैंबरस होंगे जिदा यूपीएससी का होंगे। तो चेयरमैन की मैंबरस की अपॉइंटमेंट की है गवर्नर करता है, जिदा कि यूपीएससी का प्रेजिडेंट करता है, लेकिन स्टेट का जो पीएससीज होंगी अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं। और रिजाइन भी की है गवर्नर नू कर सकते, मतलब अपॉइंटमेंट भी बाय गवर्नर होंगी है और रेजिगनेशन भी की है गवर्नर नू सबमिट कर सकते। अगर आप इन्हों के आप रिमूवल की गल करिए तो रिमूव डे सिर्फ प्रेजिडेंट द्वारा किए जा सकते हैं, मतलब कि इन्हों अपॉइंट गवर्नर करते हैं, रिजाइन एक गवर्नर नू करते हैं, लेकिन रिमूवल इन्हों का की है प्रेजिडेंट कर सकता है, वो भी वो प्रोसेस जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के मैंशन है अपनी मर्जी के नाल नहीं कर सकते। इन्हों की अगर आप फर्दर अपॉइंटमेंट की गल करिए जो कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये की है अपनी हायर पोस्ट के लिए फर्दर अपॉइंटमेंट एलिजिबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल जिदा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई चेयरमैन है तो यूपीएससी का मैंबर बनने लिए या यूपीएससी का चेयरमैन बनने लिए की है फर्दर अपॉइंटमेंट लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन वो सेम स्टेट के दोबारा फर्दर अपॉइंटमेंट लिए एलिजिबल नहीं होंगे। मतलब एक चेयरमैन जो इंसान रह चुका हो मैंबर बनने लिए दोबारा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के की है एलिजिबल नहीं होंगे। अपने तो हाई पोस्ट के लिए जा सकता, लेकिन ना तो अपनी थले पोस्ट से जा सकता, ना ही अपनी की है दोबारा जिस पोस्ट से रहा उन्होंने की है अपॉइंटमेंट फर्दर वो की है रीअपॉइंटमेंट हो सकती है, सिर्फ वो की है अपने हायर पोस्ट के जा सकते हैं। और अगर आप गल करिए इन्हों की रिपोर्ट की, तो जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है ये की है अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं गवर्नर नू।
ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ, ਗਵਰਨਰ ਫਰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ 'ਚ। ਜਿੱਦਾਂ UPSC ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, UPSC ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ, ਗਵਰਨਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਦਰ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਕਸੀਮਮ ਏਜ ਹੈ 62, ਟੈਨਿਓਰ ਹੈ 6 ਈਅਰਸ ਦਾ। ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ, ਰਿਮੂਵਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਫਰਦਰ ਆਪਣੀ ਤੋਂ ਹਾਈ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਫਰਦਰ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। तो ये हैगी स्टेट दी पब्लिक सर्विस कमीशन। एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी होंगी है जिन्होंने की है कहते JPSC, तो ये भी होंगी है जो JPSC है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब दो स्टेट्स की की है एक रिक्रूटिंग एजेंसी होवे तो उन्होंने JPSC कहते हैं। जो 1966 के विच पंजाब और हरियाणा का डिवीजन होया सी, मतलब दो स्टेट्स बनिया सी, तो उदों भी की है कुछ टाइम तक पंजाब और हरियाणा की जो रिक्रूटिंग एजेंसी है वो भी की है सेम रही सी, JPSC रही सी। उस तो बाद दोनों स्टेट ने की है अपनी जो रिक्रूटिंग एजेंसी है वो बना ली सी। तो दो स्टेट्स की भी एक रिक्रूटिंग एजेंसी हो सकती है, पर जो JPSC है वो की है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के विच दो स्टेट्स की एक रिक्रूटिंग एजेंसी मैंशन नहीं की गई है। ये जो JPSC की है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब एक पार्लीमेंट के एक्ट के थ्रू बनी है। ये जो आप स्टैट्यूटरी बॉडीज़ की गल करांगे उदों डिस्कस करांगे JPSC के बारे। हुण आपां मूव करते हैं अपनी नैक्सट जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उहदे वल। नैक्सट अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो है फाइनैंस कमीशन। फाइनैंस कमीशन के नाल जो आर्टिकल डील करता है वो की है 280 प्लस 281 दो आर्टिकल डील करते हैं। मतलब कि 280 के विच तो मैंशन किया होया कि फाइनैंस कमीशन होएगी इंडिया के विच, उहदा पूरा अपॉइंटमेंट उहदा पूरा टैन्योर मैंशन है। 281 के विच कि फाइनैंस कमीशन रिकमेंडेशन किहड़ी चीज़ों के उपर दे सकती है, मतलब आप ये कह सकते कि इहदा फंक्शन की है वो की है 281 के विच मैंशन है। हुण अगर आप इहदी कंपोजिशन की गल करिए तो फाइनैंस कमीशन के प्रेजेंट के एक चेयरमैन हुंदा और 4 की है अदर मैंबरस हुंदे आ। इन्हां नूं अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेजिडेंट ही की है इन्हां नूं अपॉइंट करते हैं और इन्हां दा टर्म हुंदा 5 सालों का। नोट डाउन कर लो कि फाइनैंस कमीशन का जो चेयरमैन हुंदा है अदर 4 मैंबरस हुंदे आ, उन्हां दा टर्म हुंदा 5 सालों का। हर 5 सालों के बाद की है प्रेजिडेंट फिर एक न्यू चेयरमैन और न्यू अदर मैंबरस नूं की है अपॉइंट करते हैं। तो चेयरमैन होंदा एक और की है 4 मैंबरस होंगे। आर्टिकल है 280 एंड 281 प्रेजिडेंट द्वारा अपॉइंटमेंट होती है और की है 5 सालों का टेन्योर होंगे। और ये फर्दर की है रीअपॉइंटमेंट लिए भी की है एलिजिबल होंगे है, मतलब अगर फर्दर अपॉइंटमेंट की गल करिए तो यस ये की है फर्दर अपॉइंटमेंट लिए भी री एलिजिबल होंगे है। हुण इन्हां दी पावर की गल करिए तो इन्हां दी पावर जो है मतलब सिर्फ एक ही है पार्लीमेंट में एडवाइस कर सकते हैं फाइनैशियल मैटर ते, वो अगे फर्दर गवर्नमेंट की मर्जी है कि इन्हां दी जो एडवाइस है उन्होंने एक्सैप्ट करन कि मतलब जो रिकमेंडेशन है उन्हें एक्सैप्ट करन या ना एक्सैप्ट करन, वो फर्दर गवर्नमेंट की मर्जी है। ये सिर्फ की है एडवाइस कर सकते। एडवाइस भी किहदे उपर करते हैं कि शेयरिंग ऑफ द डिविजिबल टैक्सिस बाय द सेंटर एंड स्टेट, सेंटर और स्टेट के टैक्सिस किद्दां डिवाइड होणगे उस हिसाब दे उहदे नाल डील करते हैं। एनी मैटर इन द इंटरस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस कैन बी रैफर टू द प्रेजिडेंट, मतलब कि ये भी किसी मैटर नूं जिहदे विच की है कोई किसी स्टेट के फाइनेंस की गल हो रही है या फिर कोई सीरीयस मैटर तो प्रेजिडेंट को रिकमेंड कर सकते कि उस चीज़ नाल की है डिसीजन लिता जाए। अगर आप ओवरऑल गल करिए तो सिर्फ इन्हों का एडवाइजरी रोल है, इन्ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं आता इन्हों के फंक्शनस के नाल। फाइनैंस कमीशन का एक एडवाइजरी रोल है, एक ही है जो इंडिया का फाइनैंस है उहदे नाल रिलेटेड पार्लीमेंट में रिकमेंडेशन सेंड करती है, रिपोर्ट सबमिट करती है प्रेजिडेंट को, प्रेजिडेंट उस रिपोर्ट को की है पार्लीमेंट के प्लेस कर दे। दैन आफ्टर दैट गवर्नमेंट की मर्जी है कि इन्हों की रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट भी कर सकते, एक्सैप्ट भी कर सकते, ना भी कर सकते, सिर्फ एक एडवाइजरी रोल है, इन्ना कोई बाइंडिंग रोल नहीं है। पर फाइनैंस कमीशन की है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि 280 और 281 आर्टिकल्स के विच मैंशन है। अपॉइंटमेंट है प्रेजिडेंट द्वारा, 5 सालों का इन्हां दा टर्म हुंदा। जो मैंबरस ने कंपोजिशन है वो की है एक चेयरमैन हुंदा, 4 अदर मैंबरस हुंदे और एलिजिबल है रीअपॉइंटमेंट के लिए। हुण आपां गल करते हैं अपनी नैक्सट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे जो कि है नैशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। तो एग्जैक्ट जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन सीगा उहदे विच की है नैशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स दोनों एक नाल ही मैंशन सी, मतलब पहले एक ही नैशनल कमीशन सी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब दी। एक ही है एक
ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ 89th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 89th ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ। 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਔਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟਰਾਈਬ ਦੀ ਜੋ ਜੁਆਇੰਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਸ਼ਡਿਊਲ ਟਰਾਈਬਸ। ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੋਡੀਜ਼ ਬਣਾਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 89th ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਈ ਸੀ 2004 ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਐਕਟ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਸੀ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਈ ਸੀ ਕਿ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੁਆਇੰਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਟਰਾਈਬਸ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਬੋਡੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਟ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ 89th ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਬਾਡੀਜ਼ ਜੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਈਆਂ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜਾ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ 338। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਤਿੰਨ ਕੀ ਹੈ ਅਦਰ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਨਿਓਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਟੈਨਿਓਰ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿੰਦਾ। 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। तो कंपोजिशन है चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 3 अदर मैंबरस होंगे। और टैन्योर है इन्हों का 3 साल का। अपॉइंटमेंट बाय प्रेजिडेंट, जिन्हें भी जो नैशनल के नाल रिलेटेड चीज़ें हैं ना यूनियन या सेंटर के नाल उन्होंने अपॉइंट प्रेजिडेंट करते। और कुछ जो सेंटर दी चीज़ें उन्होंने की है गवर्नर अपॉइंट करते। और एज का जो यूनियन का एज के मैंशन है तो 65 आ जाती है मैक्सीमम, स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 62 आ जाती है। तो ये की है थोड़ा कॉमन जिहा डिफरेंस है। अगर थोड़ा जिहा भी आइडिया हो जाए तो MCQs ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ऑप्शंस देख के गैस वर्क लग सकता है। फर्दर अपॉइंटमेंट की गल करिए तो यस एलिजिबल होंगे फर्दर अगे दे अपॉइंटमेंट के लिए। अगर इन्हां दा आपां पावर्स की गल करिए तो ये की है क्वासी जुडिशल बॉडी है। क्वासी जुडिशल बॉडी मतलब एग्जैक्ट एक जुडिशरी बॉडी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वांगू, लेकिन ये थोड़ी रिजेंबल करती है उन्होंने नाल, मतलब कुछ जजमेंट लैन की पावर्स भी की है इन्हों के कोल भी होंगी। एक रिजेंबलेंस है यदि जुडिशल बॉडी के नाल किन्ना मैटर्स के उपर डिसीजन ले सकती है, उन्होंने सारा मैटर्स के उपर जो कि शेड्यूल कास्ट के नाल डील करते हैं। मतलब इन्हों के अपन मेन फंक्शन की गल करिए तो इन्हों का मेन फंक्शन है कि शेड्यूल कास्ट के सेफ गार्ड प्रोवाइड करना, मतलब उन्होंने सेफ्टी के नाल रिलेटेड जो काम है वो भी इन्हों की है फंक्शन है। जो शेड्यूल कास्ट के इकनॉमिकल और सोशल और इकनॉमिकल डेवलपमेंट की गल है तो भी की है इन्हों की ही रिस्पोंसिबिलिटी है। इन्हों का सारा काम की है शेड्यूल कास्ट के नाल डील करता है। जो नैशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है इन्हों का काम की है सारा शेड्यूल कास्ट के नाल मेजोरिटी दे विच उन्हां दे नाल काम की है इन्ना शेड्यूल कास्ट के नाल रिलेट करता। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन दे विच ये भी मैंशन है कि जो शेड्यूल कास्ट के नाल रिलेटेड जो बॉडी है ये की है OBC प्लस जो एंग्लो इंडियंस है उन्होंने दे डेवलपमेंट के लिए भी की है काम करेगी। बेशक इसका नाम की है नैशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन विच मैंशन है कि यही जो शेड्यूल कास्ट के लिए नैशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है यही की है OBC मतलब अदर बैकवर्ड क्लास और जो एंग्लो इंडियंस है उन्होंने दे भी डेवलपमेंट के लिए की है काम करेगी। तो ये आप डिस्कस किया नैशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे, जिसका आर्टिकल है 338। कंपोजिशन है एक चेयरमैन होंगे, वाइस चेयरमैन होंगे, 3 अदर मैंबरस होंगे, टैन्योर होंगे 3 साल का, फर्दर अपॉइंटमेंट लिए एलिजिबल होंगे। इन्हों का फंक्शन है कि शेड्यूल कास्ट की सेफ गार्ड करना, मतलब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड प्रोवाइड करना शेड्यूल कास्ट को, उन्होंने सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट करनी और कोई भी मैटर है शेड्यूल कास्ट के नाल उन्होंने नाल की है बॉडी डील करती है। प्लस OBC और एंग्लो इंडियंस के नाल भी की है बॉडी डील करती है। तो ये आप देखिए शेड्यूल कास्ट बॉडी नैशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। हुण नैक्सट अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी आ जाती है नैशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। तो आप देखा सीगा कि 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 दे विच की है जो कंबाइंड नैशनल कमीशन सी फॉर SC एंड ST उन्होंने बायफरकेट किया गया सीगा, जिहदे नाल की है 2 इंडिपेंडेंट बॉडीज़ मतलब नैशनल कमीशन फॉर SC एंड नैशनल कमीशन फॉर ST की है जिहदी फॉर्मेशन हुई सी एग्जिस्टेंस दे विच आई सी कि 2004 दे विच। तो ये नाल जो आर्टिकल डील करता है वो की है 338A डील करता है, बिकॉज 338 के विच
शेड्यूल कास्ट है तो फिर एक जो बाइफरकेट किया गया एक डिफरेंट बॉडी बन गई तो इनू कि इंसर्ट कर दिता गया 338 ਦੇ ਵਿੱਚ ही एज अ ए बना के मतलब सब क्लॉज करके 338 ए द आर्टिकल है जो नैशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਹੈ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾइस चेयरमैन ਹੁੰਦਾ 3 ਅਦਰ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਟੈਨਿਓਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਅਪਾਇੰਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ही ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ही ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦਾ है और इन्हों का जो काम है वो कि शेड्यूल ट्राइब्स के नाल मतलब शेड्यूल ट्राइब्स नू कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड प्रोवाइड करना शेड्यूल ट्राइब्स के सोशियो इकनॉमिक डेवलपमेंट के नाल डील करना इदा जो शेड्यूल ट्राइब्स के नाल जो भी उन्होंने जो डेवलपमेंट का काम है उन्होंने सेफ्टी का जो काम है उन्होंने इकनॉमिकल और स्टेटस वाइज जो भी काम है वो सारा की है शेड्यूल ट्राइब्स के नाल रिलेटेड जो भी काम है नैशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स का ही काम है आर्टिकल है 338 ए कंपोजिशन है चेयरमैन वाइस चेयरमैन 3 अदर मैंबरस टैन्योर है 3 साल का अपॉइंट किए जाते हैं प्रेजिडेंट के द्वारा ही की है ये मैंबरस भी अपॉइंट किए जाते हैं नैशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स से ये भी अपनी रिपोर्ट की है सबमिट करते प्रेजिडेंट को फिर वो की है प्रेजिडेंट प्लेस करता है पार्लीमेंट के इन्हों की रिपोर्ट हुण मूव करते अपनी नैक्सट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के वाल नैक्सट अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है वह है स्पैशल ऑफिसर फॉर लिंगुइस्टिक माइनॉरिटीज़ तो लिंगुइस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए भी एक ऑफिसर बनाया गया सी स्पैशल ऑफिसर या फिर आप की कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई सी लिंगुइस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए लिंगुइस्टिक माइनॉरिटीज़ मतलब जिन्हों की लैंगुएज के बेसिस पे जिन्हों का नंबर की है बहुत घट है जो माइनॉरिटी के है उन्होंने सेफ गार्ड के लिए उन्होंने सोशियो इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आर्टिकल जो डील करता है वो करता है 350 बी की आर्टिकल इन्होंने डील करता ये भी एग्जैक्ट जो ना बाद कॉन्स्टिट्यूशन के ऐड किया गया सीगा ऐड कि अमेंडमेंट के थ्रू किया गया सी 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुई सी एक 1956 के उस एक्ट के नाल की है इस बॉडी में फॉर्मेशन की गई सी और फिर उस तो बाद की है 350A-B इनू की है ऐड कर दिता गया सीगा कंपोजिशन की गल करिए तो एक इहदा कमिश्नर हुंदा एक डिप्टी कमिश्नर हुंदा और की है असिस्टेंट कमिश्नर हुंदा तो 3 मैंबरस हुंदे कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर अपॉइंट करते प्रेजिडेंट ही की है इन्हों अपॉइंट करते हैं और इन्हों की फर्दर अपॉइंटमेंट की गल करिए तो एलिजिबल होंगे यस फर्दर अपॉइंटमेंट इन्हों की हो सकती है पावर्स की गल करिए तो जो भी जो लिंगुइस्टिक माइनॉरिटीज़ के नाल जो भी उन्होंने डेवलपमेंट लिए काम किया जा रहा है उन्होंने रेगूलेट करना उन्होंने मॉनीटर करना प्लस अगर कुछ लिंगुइस्टिक माइनॉरिटीज़ का कुछ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उन्होंने की है रिपोर्ट करना तो इन्हों का मेन काम है कि सेफ गार्ड करना है लिंगुइस्टिक माइनॉरिटीज़ को उन्होंने सोशल इकनॉमिक की है डेवलपमेंट करनी है तो जो स्पैशल ऑफिसर्स होंगे लिंगुइस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए उन्होंने सारा काम की है लिंगुइस्टिक माइनॉरिटीज़ के नाल ही डील करता 350B आर्टिकल है अपॉइंटमेंट की जाती है इन्हों की प्रेजिडेंट द्वारा और प्रेजिडेंट ही की है इन्हों रिमूव कर सकते हैं कंपोजिशन है कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर एक इन्हों का की है हैडकुआटर भी होंगे जो स्पैशल ऑफिसर फॉर लिंगुइस्टिक माइनॉरिटी है इसका हैडकुआटर जो है वो इलाहाबाद है यूपी के मतलब की है इन्हों का हैडकुआटर सिचुएटेड है स्पैशल ऑफिसर फॉर लिंगुइस्टिक माइनॉरिटीज़ का और बाकी इन्हों के रीजनल ऑफिस भी है कर्नाटका तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल के अंदर तो इन्हों की है रीजनल ऑफिस है और हैडकुआटर है यूपी के तो ये सी स्पैशल ऑफिसर फॉर लिंगुइस्टिक माइनॉरिटीज़ का जो आप कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है वो आप इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो डिस्कस किए हैं तो अज की अपनी जो नैक्सट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है जिन्हों की कैग कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल के अगर आप आर्टिकल की गल करिए तो आर्टिकल की है जो मेन यदि एग्जिस्टेंस दसदा है कि इंडिया के एक कैग होएगा मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होएगा इंडिया के वो आर्टिकल है 148 पर एग्जैक्ट इन्होंने की है 151 तक मतलब 148 तो लैके 151 तक के जो आर्टिकल्स है सारे ही की है इन्होंने डील करते हैं एग्जिस्टेंस इन्हों की 148 के अंदर मैंशन की है बाकी के जो आर्टिकल्स है उन्होंने इन्हों का फंक्शन अपॉइंटमेंट ये सब कुछ की है मैंशन किया गया अगर इन्हों के आप टर्म की गल करिए टेन्योर की गल करिए तो एक है 6 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स मतलब दोनों जो भी पहला हो जाए या तो किसी पर्सन ने 6 साल कंप्लीट कर लिया तो भी वो रिटायर्ड है या फिर वो 65 ईयर्स एज हो गई तो भी हो गई है रिटायर्ड है फर्दर अपॉइंटमेंट दे एलिजिबल नहीं होंगे नो है रिमूव भी इन्हों प्रेजिडेंट द्वारा किया जा सकता है सेम जो कॉन्स्टिट्यूशन के है सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल लिए जो चीज़ मैंशन है सेम बेसिस पे की है सेम प्रोसैस के नाल इन्हों भी की है रिमूव किया जा सकता इनू भी रिमूव किया जा सकता है जो कैग होंगे अपॉइंटमेंट यदि जो कैग होंगे ये अपॉइंटमेंट दी प्रेजिडेंट द्वारा
ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰਾਈਟ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਾय ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਮੂਵਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਜੋ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਰਿਮੂਵਲ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਰਿਮੂਵਲ ਲਈ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੇਮ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੈਗ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਇਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਜ ਹੈ 65 ਮੈਕਸੀਮਮ, ਟੈਨਿਓਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ 6 ਸਾਲ ਦਾ, ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਰੀਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਕੈਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਗਾਰਜੀਅਨ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਪਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗਾਰਜੀਅਨ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਪਰਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਗਾਰਜੀਅਨ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਪਰਸ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕੈਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡਿਟ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਗਾਰਜੀਅਨ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਪਰਸ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗਾਰਜੀਅਨ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਪਰਸ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਗ ਦਾ ਜੋ ਆਫਿਸਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਡਿਟਿੰਗ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਜੋ ਅਕਾਊਂਟਸ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜੋ ਫੰਡਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਲੈਕਚਰ ਹੋਏਗਾ ਫੰਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ 3 ਟਾਈਪ ਦੇ ਫੰਡਸ ਹੁੰਦੇ, ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਫੰਡ, ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਫੰਡ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਜੋ ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਟਾਈਪ ਦੇ ਫੰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਫੰਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗੀ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਫੰਡਸ ਦੀ ਜੋ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੈਗ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ। ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਪੂਰਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਈ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕੈਗ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੈਗ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ 3 ਆਡਿਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਪੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਦੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੀ ਆਡਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਫੰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਫੰਡਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਆਡਿਟ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕੈਗ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਗ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਕੈਗ ਕੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਰਿਮੂਵਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਆਰਟੀਕਲ ਜੋ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਹੈ 148 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 151 ਤੱਕ। ਔਰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 65, ਟੈਨਿਓਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 6 ਸਾਲ। ਰੀਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਗਾਰਜੀਅਨ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਪਰਸ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਗਾਰਜੀਅਨ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਪਰਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਰਜੀਅਨ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਪਰਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੈਗ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਗਾਰਜੀਅਨ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਪਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 8 ਕੀ ਹੈ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ 2 ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਔਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ, ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ, ਰਿਮੂਵਲ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, तो आज दोबारा डिस्कस नहीं करना। तो टोटल की है इंडिया के 10 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ ने, नाम डायरैक्टली याद रख लो। 10 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ किहड़ियां ने, इलैक्शन कमीशन भी फर्दर 2 होंदी है, एक सेंटर की इलैक्शन कमीशन होंदी है, एक स्टेट की इलैक्शन कमीशन होंदी है। सेंटर की इलैक्शन कमीशन डील करती है पार्लीमेंट, प्रेजिडेंट, वाइस प्रेजिडेंट, स्टेट लैजिसलेचर के इलैक्शनस के नाल। स्टेट की जो इलैक्शन कमीशन होंदी है वो डील करती है पंचायत और म्यूनसिपालिटी के इलैक्शनस के नाल। मैक्सीमम एज की गल करिए तो सेंटर की जो इलैक्शन कमिश्नर होंदा वो 65 है और 6 ईयर्स का टर्म है। और जो स्टेट का जो इलैक्शन कमिश्नर होंदा वो है 62 ईयर्स एज और 6 ईयर्स तक ही है टर्म होंदा। अपॉइंटमेंट की गल करिए तो जो सेंटर का इलैक्शन कमिशन होंदा उन्होंने प्रेजिडेंट अपॉइंट करते हैं, स्टेट के इलैक्शन कमिशनर की है गवर्नर अपॉइंट करते हैं। तो एक आप गल की इलैक्शन कमिशन की जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नैक्सट आप डिस्कस किया यूपीएससी की है जो रिक्रूटिंग एजेंसी है, ग्रुप ए और बी दी जो भी एग्जाम्स होंगे उन्होंने रिक्रूटिंग का काम करती है, ट्रेनिंग और सैलरीज का काम नहीं करती है। यूपीएससी का भी चेयरमैन प्रेजिडेंट अपॉइंट करते हैं। राइट, आप एज भी वो देख ली 65 ईयर्स एज होंगी, 6 ईयर्स का टर्म होंगे। और फिर अपॉइंटमेंट आप देखिए तो अपने तो हायर पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होंगे। अपॉइंट इन्हों प्रेजिडेंट करते, रिजाइन भी प्रेजिडेंट ही करते हैं। जो यूपीएससी के चेयरमैन होंगे एक रिपोर्ट सबमिट करते प्रेजिडेंट उस रिपोर्ट को की है पार्लीमेंट के प्लेस करते।
ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜੋ ਥਰਡ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬੋਡੀ ਆਈ ਉਹ ਸੀਗੀ ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੀ ਏਜ ਹੈ 62 ਔਰ ਟੈਨਿਓਰ ਹੈ 6 ਸਾਲ ਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਕਰਦੇ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਮੂਵਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹਾਈਅਰ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਰੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ, ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਆ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਫੋਰਥ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ। ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 4 ਕੀ ਹੈ ਅਦਰ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦਾ, ਟੈਨਿਓਰ ਹੁੰਦਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਹਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੱਕ ਨਿਊ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੀ ਹੈ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੇ, ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਰੀਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨਲੀ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵਾਈਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬੋਡੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ। ਇਹ ਜੋ ਓਰੀਜਨਲ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਔਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟਰਾਈਬਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ 89th ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਔਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟਰਾਈਬ ਦੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬੋਡੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ 2 ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਦਾ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਪਲੱਸ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬੋਡੀ ਆਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਸ਼ਡਿਊਲ ਟਰਾਈਬਸ। ਸੇਮ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫਿਸਰ ਫॉर ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ 350B, ਔਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, यूपी ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ 3 ਕੀ ਹੈ ਰੀਜਨਲ ਆਫਿਸ ਹੈ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੋ ਲਾਸਟ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬੋਡੀ ਦੇਖੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਕੈਗ ਦੀ, ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜੋ ਕਿ ਗਾਰਜੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਾਰਜੀਅਨ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਪਰਸ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਏਜ ਹੈ 65 ਔਰ ਟੈਨਿਓਰ ਹੁੰਦਾ 6 ਈਅਰਸ ਦਾ। ਰੀਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਡਿਟ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਹੈ, ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਫੰਡ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਫੰਡ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕੈਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ 2 ਹੋਰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਲਾਅ ਆਫਿਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਜੋ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਲਾਅ ਆਫਿਸਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਨ ਲਈ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੇ ਐਜ਼ ਅ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਲਾਸਟ ਜੋ ਆਪਣੀ 10th ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ। ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਾਈਐਸਟ ਲਾਅ ਆਫਿਸਰ ਇਨ ਦ ਸਟੇਟ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਔਰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦਾ ਗਵਰਨਰ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਐਜ਼ ਅ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਕੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੇ। ਤੋ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 10 ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੋ SSC NTPC UPSC ਜਾਂ ਸਟੇਟ PCS ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਮਿਸ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾचिंग ਐਂਡ ਟੇਕ केयर।